अब जैसे अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करते हो तो एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी मैं बताऊंगा, और हमें क्या जानना चाहिए हमें वो भी पता होना चाहिए कि हमें क्या अपना नॉलेज रखना चाहिए। बेटा चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का आप नाम कहती हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हमें क्या जानना है? बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। किसके बारे में? तो केमिस्ट्री के बारे में। हमें क्या जानना है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। किसके बारे में? तो केमिस्ट्री के बारे में। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री। एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हु वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन फिर भी हमें जरूर पता होना चाहिए। बेटा व्हाट इज केमिस्ट्री? तो बेटा मैटर के बारे में आप डिटेल से स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। किसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं? तो मैटर के बारे में, तब उसको केमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। जब हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों, तो उसको फिजिक्स कहते हैं। और जब लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं। ये साइंस के आपके ब्रांच हैं, मैथमेटिक्स और साइंस का ब्रांच नहीं है। अब पॉइंट आता है कि हमें उस केमिस्ट्री के बारे में जानना है, हमें उस मैटर के बारे में जानना है। बच्चों केमिस्ट्री के फादर कौन? अंजना बताना बेटा, हु वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री? Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier is a father of chemistry. A. Lavoisier. Anthony Lavoisier is father of chemistry. बेटा मेनली इन्हीं का है, और लोगों का भी रोल है, लेकिन मेनली जब नाम की बात आती है तो इन्हीं का नाम दिया जाता है, एंटनी लेवॉइजर। अब आप लोग इस चैप्टर को पढ़े भी होंगे, हो सकता है कुछ स्कूल में क्लासेस भी चल रही होंगी तो वहां पर आपने देखा होगा, स्टार्ट किया होगा। तो इस सबसे पहले हमें जानना है कि अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बच्चों इस चैप्टर में हमें सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहा बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमें क्या जानना है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट क्या हमने लिखा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसके बारे में बेटा? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। उसके बाद थर्ड पॉइंट मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका करेंगे? तो मैटर का करेंगे, और किसका करेंगे? मेजरमेंट। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहा बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इसके बारे में जानना है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इसके बारे में जानना है। उसके बारे में बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे कहूं बेटा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जैसे आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसके बारे में जो पढ़ते हैं तो यहां पे आपको जानना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या जानना है बेटा? मोल कंसेप्ट के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना? मोल कंसेप्ट।
हमें जानना है बेटा मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। फिर क्या जानना है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। फिर क्या जानना है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। फिर क्या जानना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या जानना है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर क्या पढ़ना है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर क्या पढ़ना है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहां पर परसेंटेज वगैरह निकालते हैं। फिर क्या पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे मोलरिटी मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज उसके बारे में। तो उसके लिए टर्म हमने क्या लिखा बेटा उसके लिए हमने टर्म लिखा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब एक और पॉइंट है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, वो बाद में लिख दूंगा। स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब हम डेटा से न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे तो उसको कहते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंस की बात आती है, आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उस पे हम अगर आए तो मैं आपसे बताऊं कि क्या करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है इंपॉर्टेंट। अब जैसे बच्चों में आपसे एक सिंपल सा पॉइंट पूछता हूं केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं, तो अब बहुत सारे ऐसे हैं 9 to 10 ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच हैं। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप जनरली सुनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर फिजिकल चेंजेस है जनरली जो थ्योरी वाले पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर कंसीडर करते हो। फिर उसके बाद में बताऊं आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जितने सारे रिएक्शंस वगैरह हैं पी ब्लॉक एस ब्लॉक इनके बारे में जानेंगे तो उसको हम इनऑर्गेनिक में कंसीडर करते हैं। और मेनली कार्बन का जो केमिस्ट्री है जैसे आप लास्ट ईयर पढ़े होंगे 10th क्लास में अल्कीन वगैरह जब पढ़े होंगे तो उसको क्या कहते हैं बेटा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं। तो सार सिन्हा यस सर। बेटा केमिस्ट्री लैब में हम लोग जाते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने जाते हैं। यस केमिस्ट्री के उस ब्रांच को क्या कहते हैं आप केमिस्ट्री लैब में जाते हो बेटा बहुत बार गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि हम उस ब्रांच को क्या कहते हैं शुभम आप में से कोई भी बताओ बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसने किसने बताया बेटा ने बताया बिल्कुल पीहू बहुत बढ़िया बेटा एनालिटिकल बिल्कुल इस बच्ची ने सही बताया एनालिटिकल। आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब में जाते हो तो आप लैब में जाकर क्या करते हो एनालिसिस करते हो। लैब में जाकर क्या करते हो एनालाइज करते हो कि क्या हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लेने जाते हैं करने जाते हैं तो उस ब्रांच को आप नाम क्या देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री भी होता है ठीक है ना, ये जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होता है, लेकिन उतना डिटेल हमें स्टडी नहीं करना है, हम सिर्फ पर्टिकुलर सिलेबस पे चलेंगे, हम उससे रिलेटेड ही रहेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एग्जाम पॉइंट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, नाम इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इससे कुछ भी नहीं, तो इसको हम बहुत ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात मैं करता हूं तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता दूंगा आप ऐसे जानते भी हो लेकिन एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। अच्छा उसके बाद मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स में भी आप जो जानते हैं लेंथ है मास है उसके बारे में आपको आएगा। इसमें एग्जाम में पूछा क्या जाएगा एक टॉपिक तो सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का बेटा डेफिनेशन पूछा जाता है। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन
बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट डू। एंड देन लिमिटिंग रिएजेंट इज आल्सो, limiting reagent is also very important topic for class 11th and also JEE Mains and NEET examination. एम्पिरिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होता है। उसके बाद बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और एक और मैंने आपको पॉइंट बताया क्या, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है, आपको बाद में लिख लीजिएगा उसको। स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है ये जरूर पता होना चाहिए, ये टॉपिक पढ़ना है, और उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं इसमें। जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए। मीनल किस स्कूल में है बेटा? सर इंडियन कॉन्वेंट स्कूल। कौन सा? इंडियन कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा। नव्या? सर विकास भारती। अच्छा, विकास भारती सबसे टिपिकल स्कूल विकास भारती। अभी ऑनलाइन चल रहा है तो चलो, नहीं तो ऑफलाइन में बहुत टिपिकल स्कूल विकास भारती। 11th में काफी ज्यादा रिजल्ट उनका इधर उधर होता है। और पीहू? आपका स्कूल कौन सा है बेटा? इंडियन कॉन्वेंट। अच्छा। राम आपका कौन सा स्कूल है बेटा? सेंट एंजल्स। सेंट एंजल्स। शिवम का सेंट एंजल्स? यस सर। शुभम भी सेंट एंजल्स आई थिंक। यस सर। तुषार भी सेंट एंजल्स। बेटा किनके किनके स्कूल में क्लास स्टार्ट हुआ है? हैंड रेज करिएगा। चलो आप शुभम को, अच्छा सेंट एंजल्स में हो गया। सर हुआ था। अच्छा सर कुछ दिनों के लिए सर। अच्छा, अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा। ये सर अभी मतलब इंट्रो ही दिया था सर। अच्छा, अंजना इस चैप्टर स्टार्ट किए हो कि नहीं बेटा पढ़ना अभी? नो सर। अभी नहीं किए हो? ऐसा तो नहीं कि सोच रहे हो कि सर कहीं पूछ लेंगे कुछ? हो गया नोट बेटा? सबसे लास्ट में लिखिएगा एक पॉइंट, मैं लिख देता हूं। इस साइड पे तो हो ही गया होगा बेटा। यस सर हो गया। ठीक है, लिखिएगा बच्चे। स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या लिखा बेटा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी बेटा क्लास 11 के लिए, और आपसे बताएं कि जेई के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर इसके बाद टी है उधर। हाँ बेटा, स्टोइचियोमेट्री, इसको ऐसे पढ़ना स्टोइचियोमेट्री। अगर स्पेलिंग इसलिए मैंने लिखा है, नहीं तो खुद आपको कहता लिख देने के लिए। स्टोइचियोमेट्री ऐसे प्रोनाउंसिएशन, और ऐसे पढ़ते क्या है बेटा? स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, बात आती है मैटर की। तो मैटर में आप जानते हैं कि जहां पर कुछ क्या होगा, जहां पर मास होगा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका वो शेप आपका फिक्स होगा।
अब जो एटम आपके जो मैटर है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आप जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, एटम के बारे में करते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में करते हैं। मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, मीनल? The combination. I am asking a question, what is atom? Define the term atom and molecule. So atom is the smallest unit, and molecule is a combination of atom. Atom is the smallest unit and molecule is a combination of atom. ठीक है बेटा। दिव्यम, दिव्यम बताएंगे बेटा? Sir, atom is the smallest unit of chemistry, as she said, and molecules is combination of two or more atoms in fixed ratio. ठीक ठीक, चलो ठीक है बेटा। आपसे पूछने का मतलब ये होता है मेरा कि मैं किस बच्चे को कहां से स्टार्ट करूं, कि क्या बताऊं उसको कि उसको और समझ में आए। बस मेरा आस्क करने का मीन ये होता है कि आप कहां पर हैं अभी। भव्या, यस सर। बताओ बेटा। सर एटम is And the what is smallest molecule? unit. Sir, molecule is a combination of atoms. ठीक है, देखो बेटा, बस आपसे हमें यही पता चला कि आप सब ज्यादा क्या बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन होता है एटम का, बिल्कुल होता है, लेकिन उसको परफेक्ट डेफिनेशन हो नहीं। बेटा हम खाना खा लेते हैं, खाना कैसे खाते हैं? हम थाली लेते हैं, डायरेक्ट हाथ से भी खा सकते हैं, उसको स्पून से भी खा सकते हैं, तो तरीका दोनों का डिफरेंट, तो अपना जो स्टैंडर्ड हो वो डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे हम एटम का डेफिनेशन अगर कहते हैं बेटा, तब एटम का डेफिनेशन ऐसे कहें तो ज्यादा बेहतर है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस व्हिच डजंट फाउंड फ्री स्टेट इन नेचर बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या कहा बेटा? देखो एक डिफरेंस बताता हूं, आप सब जानते हैं जब आप एटम कहते हैं, आप सबसे ज्यादातर बच्चों से पूछो तो क्या कहता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, कुछ मैटर कहेगा, कुछ केमिस्ट्री कहेगा, कुछ सब्सटेंस कहेगा, कुछ भी कह सकता है। तो बेटा एटम इज द, it is the smallest particles, it is the smallest particles of the substance which doesn't found free state in nature but takes part in chemical reaction, takes part in chemical reaction। अब देखना, अगर यहीं पर अगर मेरे से कोई पूछता मॉलिक्यूल का डेफिनेशन, किसका पूछ लेता? मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का भी डेफिनेशन मैं कैसे कहता? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस व्हिच, जो कह रहा है व्हिच डजंट फाउंड फ्री स्टेट इन नेचर, तो वहां मैं क्या कहता? Found. Free state in nature and also takes part in chemical reaction. This is a perfect definition। हाँ, लेकिन एटम में भी कुछ एक्सेप्शन, आप नाम सुने होंगे बेटा इनर्ट गैस का, नोबल गैस का, जो हीलियम है, नियम है, आर्गन है, लेकिन जब हम डेफिनेशन कहते हैं बच्चों तो हम एक्सेप्शन को कंसिडर नहीं करते। इसलिए मैं आपसे बताऊं कि अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज एटम, वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री, एग्जाम में नहीं होना, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम क्या पढ़ते हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें यही नहीं पता है कि एटम क्या है और स्ट्रक्चर क्या है बेटा। ये जो फर्स्ट बुक है ना आपका 11th का मेजर पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन है फर्स्ट बुक, चाहे आप जेई मेंस के लिए जाए, नीट एग्जाम के लिए जाए, 11th के लिए भी मैं कहूं एक से एक जबरदस्त चैप्टर, सब पढ़ने वाला चैप्टर है और पूरा कंसेप्चुअल पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन सब है। नहीं पढ़ोगे बहुत आसानी से निकल जाएगा, पढ़ोगे बहुत कुछ है इन सब टॉपिक में। तो मैंने क्या कहा बेटा, आप रजिस्टर में लिखना जरा,
Atom is the smallest particles of the substance. Atom is the smallest particles of the substance. Atom is the smallest particles of the substance. Atom is the smallest particles of the substance which doesn't found free state in nature. Atom is the smallest particles of the substance which doesn't found free state in nature, but takes part in chemical reaction. Atom is the smallest particles of the substance which doesn't found free state in nature, but takes part in chemical reaction. फिर उसके बाद बच्चों मॉलिक्यूल का लिखना। मॉलिक्यूल का आप लिखेंगे, इट इज द smallest particles of the substance. It is the smallest particles of the substance which found. It is the smallest particles of the substance which found free state in nature. Which found free state in nature and also takes part in chemical reaction. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा और दूसरा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। हमने क्या कहा बेटा कि मॉलिक्यूल का फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस व्हिच फाउंड फ्री स्टेट इन नेचर एंड आल्सो टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब जैसे मान लो ये पॉइंट लिखना नहीं आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है। जो अगला पॉइंट बता रहा हूं इसको आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जान जाइए। मैटर एक तरह से कहो कि रिवीजन। बेटा हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मैटर का क्लासिफिकेशन आप कितने टाइप से करते हैं? तो 2 टाइप से। एक क्या करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्या करते हैं बेटा केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंजेस होते हैं। बच्चों जब आप बात करते हैं फिजिकल चेंजेस, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन आप इसको कितने टाइप में करते हैं बेटा? बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? शिवांश। तो हम क्या करते हैं बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी होता है वो आइंस्टाइन वगैरह भी होता है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं करते। मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपके मन में आएगा अरे गैस और वेपर में कोई डिफरेंस है? गैस और वेपर में कोई डिफरेंस है? जैसे मैंने वेपर ना लिखा, गैस लिख दिया। सोचना अभी पूछूंगा फिर आपसे। चलो फिजिकल केमिस्ट्री, सॉरी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और इधर जब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करते हैं बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। भव्य केमिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होगा बेटा? भव्य यस सर। कितने टाइप का बच्चे? तो एक होता है प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। हाँ, बेटा हम यहां पर बात करते हैं दिव्यास, डोंट बी क्लासिफाई मैटर इनटू प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। बेटा मैटर को नहीं, केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तब उसको दिव्यम। ओके सर। बेटा ये जो है ना केमिकल का जो है ये होता है प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है ना? तो एक होता है प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होता है बेटा? दिव्यम मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है। हाँ हाँ। तो अब देखना बेटा दिव्यम, इसको क्या करेंगे? प्योर सब्सटेंस। देखो ये सब बड़ा बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया है। लोग इसको स्किप करते हैं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछे कि मैटर को हम प्योर इम्प्योर में क्यों नहीं, बेटा ये जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको हम किसकी पे क्लासिफाई कर रहे हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन में दिव्यम। ठीक है बेटा? यस सर।
तो अब इसमें आप लिखना बेटा प्योर सब्सटेंस, और जो इम्प्योर होगा तो वो क्या हो गया मिक्सचर। तो मिक्सचर दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है दिव्यम हेट्रोजेनियस। बिल्कुल। अब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन होगा बेटा? Elements और कंपाउंड होगा। प्योर ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा एलिमेंट्स है, और दूसरा क्या है बेटा? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या होगा? तो फिर मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटल वाइड होगा। एलिमेंट्स में कौन होगा? मेटल होगा, नॉन मेटल होगा और मेटल वाइड होगा। और कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो अब पॉइंट आता है कि मैटर के बारे में जानने का मन, अब जैसे हमें आपके बारे में जानने का मन करता है तो क्या किया जाए? आपका टेस्ट लिया जाए। तो अब हमें मैटर के बारे में भी जानने का मन करता है, तो कितने टाइप से जान सकते हैं? देखने में कैसा सुंदर है या खराब, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ पता करना पड़ेगा। और एक है कि वो औकात का आदमी है, उसका स्टेटस कुछ है या नहीं। तो जब देखने पर अगर हम किसी का एनालिसिस करते हैं, किसी को देख करके बताते हैं, देखना कुछ लोग बाहर जाते हैं घूमने फिरने तो बड़े परफ्यूम लगा कर चलते हैं तो बहुत अच्छी सुगंध आती है, तो वो क्या हुआ? क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके लिए क्या कहते हैं टर्म बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं बेटा? राम क्वालिटेटिव। बिल्कुल बेटा, उसके लिए टर्म क्या करते हैं हम? क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब हम सूम करके बताते हैं, उसका रंग रूप देख करके बताते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपसे बताऊं, अगर उसका आप वेट करते हैं तब उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और एक कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने आपको क्या बताया? जब आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर भी ये पॉइंट आता है। एक मैंने क्या बताया? क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक मैंने क्या बताया बेटा? क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस। और दूसरा क्या बताया बेटा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कृतिका, कृतिका, कृतिका आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो बेटा जहां पर क्वालिटेटिव लिखा हुआ है तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ? मतलब हम स्मेल करके सूंघ करके किसी को देख करके बताएंगे तब उसको क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब बेटा क्वांटिटी, जब अमाउंट वगैरह जब वहां हम देखते हैं तब उसको क्या कहते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव। नाम ही क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब हम करेंगे बच्चे तब क्या होगा इसमें? हम उसमें हमें क्या चाहिए बेटा? तो यूनिट चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए बेटा? यूनिट चाहिए। तो कितने बेसिक फिजिकल यूनिट होते हैं बताओ बेटा? 7। कितने बेसिक फिजिकल यूनिट होते हैं अंजना? 7 होते हैं बेटा। कौन कौन बताएंगे आप सब? 7 बेसिक फिजिकल यूनिट्स। 7 बेसिक फिजिकल यूनिट कौन कौन सा है बेटा? सर लेंथ, मास, टाइम। बहुत बढ़िया। एक है बेटा, आपने दिव्यम क्या बताया बेटा? लेंथ। लेंथ, मास। को हम दिव्यम किससे से रिप्रेजेंट करते हैं? एल। स्मॉल एल से। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर। स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ बेटा? तो मीटर। स्मॉल एम का मतलब क्या हुआ बेटा? मीटर। ठीक है। अच्छा, मास, मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो स्मॉल एम। और इसका यूनिट आप क्या लिखते हैं तुषार? केजी। ठीक। उसके बाद बेटा हम क्या लिखते हैं? टाइम। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल टी से। और यूनिट क्या लिखते हैं? सेकंड। सेकंड। यूनिट क्या लिखते हैं बेटा? तो सेकंड। फिर उसके बाद बेटा
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, क्या लिखा हमने, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, और इसका यूनिट क्या लिखते हैं, Kelvin. थर्मोडायनामिक। हमने पॉइंट क्या कहा बेटा, थर्मोडायनामिक, इसका मतलब क्या हुआ बेटा मीनल, व्हाट इज मीन्स ऑफ थर्मोडायनामिक। सर थर्मो का मतलब हीट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्मो का मतलब हीट होता है, डायनामिक का मतलब फ्लो होता है, मोशन होता है। तो जहां पर हीट के फ्लो के कारण जब हीट है तब उसको क्या कहेंगे बेटा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तब क्या कहेंगे बच्चे, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अच्छा, फिर उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब क्या लिखे बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, बहुत बढ़िया, और ई एम्पियर कहते हैं। एम्पियर। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको स्मॉल एन, और क्या कहते हैं बेटा, Small. मोल, Mole. और एक और होता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होता है बेटा, आई और वी, और इसको सीडी, सीडी का मतलब कैंडेला, सीडी का मतलब कैंडेला। तो ये हमें आना चाहिए, ये हमें जरूर पता होना चाहिए, तो इसको लिख लीजिएगा। सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या लिखा सिंबल, हाँ बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल, अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में स्मॉल एन, और उधर लिखा है मोल, क्या लिखा है, मोल। एक और बात बताऊं बेटा दिव्यम, अब आप कहीं कहीं दिव्यम देखना कि मोल लिखा होता है, और कहीं कहीं MOL लिखा होता है, देख रहे हो ना बेटा। यस सर। ये क्या होता है, यूनिट होता है, ये पूरा नाम होता है। जब ई नहीं लिखा हुआ है तो उसको यूनिट कहते हैं, ठीक है बेटा। ये नहीं सोचना कि स्पेलिंग मिस्टेक है, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर। और एक और पॉइंट बताओ, कैपिटल टी और स्मॉल टी में बच्चे गलत करते हैं, तो इस गलती को नहीं करनी। कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर, स्मॉल टी मतलब टाइम, लिखिए जरूर। सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जरा समझ नहीं आई प्लीज। हाँ बेटा, एक बार बोलिएगा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाली चीज को एक बार दोबारा ठीक 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 बेटा। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है जैसे कोई आपका सामान है, कोई अमाउंट है, कोई मैटर है, अगर उसको देख करके उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर का ही एग्जांपल दे दो, कोई टीचर सूट बूट टाई लगा कर आता है, तो हम क्या कहते हैं कि सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम पढ़ के उनसे अभी पढ़े नहीं, हम उनको देख करके बता रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे बेटा दिव्यम, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब वो अपना लेक्चर डिलीवर कर देते हैं, जब हमें क्वांटिटी मिल जाती है, तब उसके बाद अगर उनके बारे में हम जजमेंट देते हैं बेटा, तब उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। मतलब क्वांटिटी अब पता चल गया, अमाउंट पता चल गया। ओके सर। अब जैसे मान लीजिए बेटा कि हमें डेंसिटी पढ़ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या हुआ, डेराइव्ड यूनिट हुआ। इसको क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। वॉल्यूम है तो लेंथ का आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। ये सब आप जानते हैं, बेसिक सी बातें। हो गया बेटा। यस सर। सपोज करिए बेटा, सपोज क्या करिए है, मैंने एक पेन लिया और मैंने कहा कि बेटा राम ऐसा करो कि इस पेन का ना हमें लेंथ बताओ कि इस पेन का लेंथ कितना है। एग्जैक्ट अगर लेंथ की बात आती है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। टॉपिक क्या होगा अभी डिस्कस करता हूं। पेन है, तो इस पेन का एग्जैक्ट जो लेंथ है, सपोज करिए
ये जो पेन है मेरे पास, इसका मान लो 7.54 सेंटीमीटर। इस पेन का एग्जैक्ट लेंथ है कितना? 7.54 सेंटीमीटर। इस पेन का एग्जैक्ट लेंथ कितना है बेटा? 7.54 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि राम इसका लेंथ निकालो, तो राम ने लेंथ निकाल दिया बेटा 7.55 सेंटीमीटर। मैंने कहा दिव्यम आप निकालो, इस बच्चे ने निकाला 7.49 सेंटीमीटर। सर आप कुछ कह रहे थे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं बेटा, मैं आपका एग्जांपल दे रहा था, कुछ का नहीं ना, आपका नाम लिखा है, ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जैसे बताओ कि मैंने लिखा कि तुषार आप जरा इसका चेक करो, तो तुषार कह रहा है कि सर इसका 7.52 सेंटीमीटर। मैंने भव्या से कहा कि भव्या इसका आप जरा लेंथ मेजर करिएगा, तो भव्या मेजर करता है कि 7.56 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? किसी बच्चे ने, किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि 7 नहीं है, हर एक बच्चे ने कहा कि 7 तो है। हर एक बच्चा मेरा कह रहा है कि सर 7 पॉइंट इतना तो आएगा ही आएगा सर 0.075 लेकिन इधर वाले में क्या है, इधर वाले में ना थोड़ा सा मामला इधर उधर का मामला थोड़ा सा डाउटफुल है। मामला क्या है बेटा? तो डाउटफुल है। तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर। इट इज अ टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट डाउटफुल डिजिट। क्या कहा बच्चों? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स एंड लास्ट डाउटफुल डिजिट। एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो या आप आगे भी एग्जाम देते हैं, तो जेईई मेंस नीट में कम चांस रहते हैं, लेकिन उसमें भी बताऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं। उसको स्कूल लेवल में बिल्कुल आसान पूछा जाता है, लेकिन कंफर्म आने वाला टॉपिक है एग्जाम में। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहा बेटा? मैंने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया कि मेरे पास पेन है और इस पेन का लेंथ कितना है? तो 7.54। मैंने कुछ बच्चे को, राम को, दिव्यम को, तुषार को और भव्या को कहा कि बेटा इस पेन का लेंथ जरा मेजर करके लाइए। तब इन बच्चों ने मेजर कर दिया, तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 7 सबका आ रहा है। द सिग्निफिकेंट फिगर में क्या कहेंगे? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस लास्ट डाउटफुल डिजिट्स। आप लिखोगे बच्चों? नव्या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटा। सर नेटवर्क इशू। आप ऐसा करना, आप ना अपना नंबर लिखकर क्लास के बाद ना एक सारा, मैं आपको सब लोगों को बता देता हूं बेटा, जो भी क्लास होती है सारा क्लास रिकॉर्ड होता है। अगर कोई भी क्लास आपका मिस हो जाएगा, एक ऐप है बेटा, आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस, वहां पे आप जाते हैं बेटा, विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस, विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस, आप गूगल प्ले। लेकिन जब आप इसको ऐप को डाउनलोड करते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर हमने बैच में डाला हुआ है तो सारा वीडियो वहां पे होता है। अगर कोई क्लास मिस हो जाए, कभी कोई क्लास जैसे अभी नेटवर्क इशू, तो क्लास हम रिकॉर्ड करेंगे, आप अपना नंबर भेज देना, हम उस पर व्हाट्सएप कर देंगे। तो जहां भी छूटता है, मिस होता है, या कभी क्लास, क्योंकि नेटवर्क इशू कभी भी आ सकती है बेटा, तो उसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग, अटेंडेंस सब कुछ होता है। लेकिन ये तभी आपको आएगा, उसमें वीडियो तभी दिखेगा जब आपका नाम मैं बैच में डाल के रखता हूं। तब जब तक आपका नाम नहीं डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप कर देना नव्या बेटा, या जिसका भी अगर किसी का बीच में मिस हो गया है, नेटवर्क इशू या आवाज मेरी नहीं आ पाई हो, तो आप प्लीज वीडियो जरूर ले लेना, वीडियो से देख लेना कि सर ने कहां पे क्या बोला है। नंबर बेटा जिनके पास नहीं है नोट डाउन कर लीजिएगा, 9953054885, 9953054885।
93054885 और दूसरा 9267900255 9953054885 और दूसरा 9267900255। राम बेटा मैंने कहा राम, यस सर। मौसम लग रहा है दिन में ही रात हो गया। राम मैं बता रहा हूं बेटा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जो सर्टेन वाले डिजिट है और जो अनसर्टेन है, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं राम बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कुछ रूल्स आते हैं, कुछ क्या बहुत सारे रूल्स बताएंगे कि हम कैसे किसी का सिग्निफिकेंट फिगर बेटा पता करते हैं, ठीक है ना राम? क्या बताया सर डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या बनेगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ तो लिखिएगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में it is a total number of certain digits, it is a total number of certain digits and last doubtful digits, DOB, last DOUBT, last doubtful digits. It is a total number of certain digits and last doubtful digits. It is a total number of certain digits and last doubtful digits. बच्चों फिर उसके बाद हेडिंग डालना रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हेडिंग डालिएगा बेटा, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, rules of significant figure। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या लिखेंगे बेटा, लिखिएगा पहला पॉइंट रूल्स का, सबसे पहला पॉइंट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे पहला पॉइंट all non-zero digits are significant, all non-zero digits are significant। मैंने क्या कहा बेटा, all non-zero digits are significant, सारे non-zero digits क्या होते हैं बेटा, तो significant होते हैं। अच्छा इससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो बता रहा हूं वहां से चलो। 74592 कितने बेटा, नॉन जीरो का मतलब क्या है, इसमें कोई भी जीरो नहीं, कितने है बेटा 1 3 4 5, 5 है तो यहां पर बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, तो 5। 924 3 924 कितना होगा अंजना बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, हाँ बेटा 3 significant figures। बिल्कुल सही, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया बेटा 3। तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है, एग्जांपल में लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और एग्जांपल में लिखना बारिश सही हो गई ना। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल लिखना बच्चों, सेकंड में लिखिएगा if the zero present between the, if the zero present between the, if the zero present between the two non-zero digits, क्या कहा बच्चों, if the zero present between the two non-zero digits, these are considered in significant,
क्या कहा बेटा? इफ द जीरो प्रेजेंट बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स दीज आर सिग्निफिकेंट। अगर बेटा जीरो प्रेजेंट है कहां पर? तो दो नॉन जीरो के बीच में, तब क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट होगा। अब बच्चों 1005 ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इनके बीच बिल्कुल बॉडीगार्ड जैसा है बेटा। यहां पर क्या है? नॉन जीरो। यहां पर क्या है? नॉन जीरो। जब दोनों साइड से नॉन जीरो है तब क्या होगा बेटा? सिग्निफिकेंट होगा। तो अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 3 4 5। अगर मैं लिखूं 7 0 0 2 0 5 ऐसे 7 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल सही बेटा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 7। इसको लिखिए, फिर तीसरा राउंड डिस्कस करते हैं। लिख लो। फिर लिखिएगा बेटा इसके बाद तीसरा रूल, इफ द जीरो प्रेजेंट before the non-zero digits, if the zero present before the non-zero digits, if the zero present before the non-zero digits, क्या लिखवा है बेटा? चलो, if the zero present before the non-zero digits, they doesn't considered insignificant figure. If the zero present before the non-zero digits, they doesn't consider significant. Either decimal present or not. Either decimal present or not. Either decimal present or not. फिर से सुनिएगा बेटा, मैंने क्या कहा? If the zero present before the non-zero digits, either decimal present or not. मतलब नॉन जीरो से पहले अगर जीरो प्रेजेंट होता है तो वहां पर डेसिमल प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होगा। फिर लिखिएगा बेटा, चलो पहले समझा, बीच में 2-3 लाइन छोड़ देना और एक और रूल लिखना। बीच में 3 लाइन छोड़ देना और लिखना है एक और रूल। If the zero present after the non-zero digits, if the zero present after the non-zero digits, if the zero present after the non-zero digits, they doesn't consider insignificant. They doesn't consider insignificant. However, decimal is present. However, decimal is present. They consider insignificant. However, decimal is present. They consider insignificant. However, decimal is present. They consider insignificant. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी का अगर मिस हुआ होगा तो चेक करना बेटा। मैंने आपसे कहा कि इफ द जीरो प्रेजेंट
after the non-zero digits, they doesn't consider it significant. However, if decimal is present, they consider it significant. अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल क्या है, तो देखिएगा थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट मैंने क्या कहा कि इफ द जीरो इज प्रेजेंट बिफोर द नॉन जीरो, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 0, थर्ड पॉइंट 0 0 0 5 7 2, मतलब इसके पहले का जीरो, तो ये सारे जीरो बेटा सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट कितना होगा बेटा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा, तो 3। फिर उसके बाद बताएं आपसे 0.00572, छुट्टी कर लेते हैं कौन, बारिश में क्यों परेशान है, चल बैठ जाओ। तो अब क्या होगा बेटा, यहां भी क्या हो जाएगा, तो 3। हम बेटा मैंने आपसे पॉइंट क्या कहा था कि इफ द जीरो प्रेजेंट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स, चाहे वहां पर डेसिमल प्रेजेंट हो या नहीं, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते। बच्चों फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया समझिएगा, मैंने कहा आपसे कि इफ द जीरो प्रेजेंट आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो प्रेजेंट होता कब, जैसे हमने लिखा 500, तब भव्य सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बेटा, सर 1। बिल्कुल सही, सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। लेकिन बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब सिग्निफिकेंट फिगर 3, क्योंकि यहां पर पॉइंट क्या कहा था, इफ द जीरो प्रेजेंट आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स बट डेसिमल इज प्रेजेंट, लेकिन डेसिमल प्रेजेंट, तब क्या होगा बेटा, तब क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब मान लीजिए कि 0. मीनल आप बताओ बेटा, नीचे वाले में नव्या, कृतिका, सर 4। 4 बेटा बिल्कुल सही, 4 इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। बेटा देखो जो पहले वाला है वो तो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डेसिमल लग गया है इसलिए ये वाला डेसिमल लग गया तो कंसीडर होगा। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो 4 होगा। लिखिए इसका, सर एक बार फोर्थ वाला रूल बता दो फिर से। ठीक है राम, बेटा देख अगर 0 लगा हुआ है पहले, राम देख बेटा ये आपका नॉन जीरो है, इसके पहले 0 है, तो डेसिमल हो या ना हो ये वाला कंसीडर नहीं होगा। लेकिन जब डेसिमल लग जाता है राम, तो नॉन जीरो के बाद जो 0 आता है बेटा वो सिग्निफिकेंट में कंसीडर किया जाता है। ओके सर। फिर समझाओ, नो सर क्लियर हो गया। हो गया बेटा, चलिए फिर लिखिएगा कि if the object is present, if the object is present, the significant figure is
infinity. Sir, if the Object, if the object is present, if the object is present, the significant figure is infinity. If the object is present, significant figure is infinity. If the object is present, significant figure is infinity. तो बेटा जैसे यहां पर मैंने लिखा 50 बॉल्स, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी. ध्यान रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट लग जाएगा इंफिनिटी. अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तब क्या होगा? इंफिनिटी. लिख लो एग्जांपल में. If the object is present, the significant figure is infinity. If the object is present, the significant figure is infinity. हो गया? अब फिर देखना बच्चों, बेटा अगर मैं लिखूं 3.14, क्या लिखूं मैं? 3.14. मैं आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या, तो आप क्या कहेंगे बेटा? 3. लेकिन मैं लिख दूं कि पाई की वैल्यू कितनी होती? 3.14. 3.14. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? Infinity. क्या? अगर आप पूछो तो सिग्निफिकेंट फिगर इंफिनिटी. ठीक है. एक और कंसेप्ट मैंने लिखा 6.022 into 10 to the power 23. मैं आपसे पूछूं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या? बोलो. 28. कितना? 27. 27. तो बिल्कुल बेटा गलत होगा अपना आंसर. सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 4. कितना? 4. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता, क्या लिखता? एन नॉट. पता है एन नॉट क्या होता है? Yes, sir. Avogadro. अब मैं लिखता कि 6.022 into 10 to the power 23 Infinity. इंफिनिटी. तो यहां पर बेटा मैंने 2 पॉइंट सीखा. यहां पर बेटा कितने पॉइंट मैंने सीखे? 2 पॉइंट. क्या सीखा कृतिका? एक पॉइंट ये सीखा कि अगर बेटा कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो चेंज नहीं होती है, शुभम गुप्ता, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है बेटा वो चेंज नहीं होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी सिग्निफिकेंट फिगर बेटा तो इंफिनिटी होती है. उसके बाद एक और पॉइंट क्या सीखा? 6.022 into 10 to the power 23. तो अगर कुछ 10 की पावर में लगा हुआ है तो उसको हमें सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करना. अगर कुछ बेटा 10 की पावर में लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करना. अगर कुछ 10 के पावर में लगा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करना है बच्चों. उसके बाद बस ये 2 पॉइंट है. शिवम, Yes, sir. क्या क्या पॉइंट बताया बेटा? अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंफिनिटी. अगर बेटा कोई कांस्टेंट नहीं है, अगर उसमें 10 की पावर लगा हुआ है तो 10 के पावर को हम कंसीडर नहीं करते. नहीं करते. नहीं तो एक स्टार मार्क बनाना, रूल मत लिखना, स्टार मार्क बनाना और लिखना. एक स्टार मार्क बनाइएगा और लिखिएगा कि इफ द
constant value is present, if the constant value is present, if the constant value is present, their significant figure is infinity. Their significant figure is infinity. If the constant value is present, their significant figure is infinity. अगर बेटा कांस्टेंट वैल्यू होता है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी बेटा? इन्फिनिटी होगी। सर ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है फिर? नहीं, ऑब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट होना बेटा जरूरी नहीं है, इसलिए तो अलग लिखवा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। इफ द कांस्टेंट वैल्यू इज प्रेजेंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज इन्फिनिटी। एक और पॉइंट लिखिएगा कि इफ द 10 की पावर प्रेजेंट, इफ द 10 टू द पावर, ऐसे लिख दो, if the 10 to the power is present, they doesn't consider insignificant. अगर 10 की पावर कुछ लिखी हुई है बेटा तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होते। अगर 10 की पावर लिखी गई है बच्चों, अगर 10 की पावर लिखी गई है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होते। 10 की पावर लिखी गई है तो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं होते, नहीं होगा। तो ई अब एग्जांपल में नीचे लिख दीजिएगा इसको। सर ये वाला बात नहीं समझ आई। इफ द कांस्टेंट वैल्यू इज प्रेजेंट देन देयर सिग्निफिकेंट फिगर इज इन्फिनिटी। बेटा कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है, और जहां पर फिक्स होता है ना वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां पर इन्फिनिटी होगा। जहां पर अनसर्टेन होता है दिव्यम, वहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब जैसे दिव्यम, यस सर, बेटा आपको मैंने कहा कि मार्केट से आप 20 पेन लेके आओ, तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी है? आप 20 ही लाओगे, 20.1 तो लाओगे नहीं। यस सर। हाँ, तो वैसे ही बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू कभी भी होगी तो बेटा क्या होगी दिव्यम? 3.14 ही होगी, कभी 3.19 नहीं होगी। तो ये इंफिनिटी हो जाएगा इसका सिग्निफिकेंट। हाँ बेटा, ये तब जब पाई लिखा हुआ है, और जब बेटा पाई ना लिखा रहे, सिर्फ क्या लिखा रहे दिव्यम? 3.14, तब 3 होएगी। हाँ बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब जैसे हाँ शुभम बोलो बेटा। सर जैसे आपने बताया कि अगर 6.022 है और इनटू में 10 की पावर कुछ दे रखी है तो उसमें इन्फिनिटी हो जाएगी सिग्निफिकेंट। नहीं बेटा शुभम, 6.022 into 10 to the power 23 है, तो हम लिखेंगे 4, लेकिन ये कहा गया कि ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर है, तब इन्फिनिटी कहेंगे। मतलब एवोगैड्रो नंबर होने के बाद शुभम होगा कि ये चेंज नहीं हो सकता है, फिक्स है, तब इन्फिनिटी लिखेंगे। लेकिन जब तक एवोगैड्रो नंबर नहीं कहा जाता है शुभम बेटा, तब तक इसमें हम 4 देंगे। तो सर जैसे आपने ये बताया था ये 10 to the power 23 कुछ दे रखा है तो उसमें वो कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल। कहाँ नहीं करेंगे? जहां पर कांस्टेंट की बात नहीं होगी। इस वाले में देखो सुनो, यहाँ पे देखो बेटा सर 23 है ना, तो हमने 23 को कुछ लिया है? नहीं लिया, सिर्फ किसको लिया? 1 2 3 4। कहीं जैसे मान लो शुभम बेटा आपके पास एग्जांपल हो 7.09 into 10 to the power 5। शुभम बताओ बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। शुभम शुभम सर 7.09 into 10 to the power 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर कौन होगा बेटा? सर 3 कितना होगा बेटा? सर 3। हाँ, तो अब 10 to the power 5 को हम लिए हैं? नो सर। हाँ, तो यही पॉइंट लिखवा है सर। अगर 10 to the power 5 की जगह अगर हम 5 to the power 2 लिखते हैं तो उस केस में भी नहीं कंसीडर करते फिर? पावर वाले को बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके सर। अब देखिए सर इसका तो एक रीजन नहीं हो गया 4th रूल से कि अगर इसमें तो डेसिमल 10⁻23 डेसिमल नहीं है तो हम तो वैसे भी 0 कंसीडर नहीं करते। नहीं बेटा, जैसे पावर की बात आती है ना तो पावर वाले को हमें कंसीडर नहीं करना रहता है, क्योंकि ये सिर्फ हमें जो ऐसे दिया हुआ है उसमें अनसर्टेनिटी वही आएगी, पावर में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है वहां पे, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते।
रीजन ये होता है। 2.1 3.922 इसमें बताओ हमें बेटा कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? सर 4. 4. कितना? सर 4. 4। दिव्यम? Sir, 4. 4। कृतिका? Sir 4. मीनल? So 4. 4। नव्या? Sir 4. पीहू? 4. राम? सर इन्फिनिट। इन्फिनिटी। तुमने देखा कि कुछ धमाका कर देते हैं। चल ठीक है। शिवम? सर 4। 4। शुभम गुप्ता? सर 4। तुषार सिन्हा? तुषार सिन्हा? चलो इसका मतलब, हाँ इसका मतलब है कि आप लोग ये जानते नहीं हैं। इसमें सिग्निफिकेंट मैं बताऊंगा अगले क्लास में। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा बेटा, मतलब वो रूल आप लोग नहीं देखेंगे। मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर जिसको पता होगा वही बताएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं बताएगा। चलो ठीक है, तो इसको मैं अगले दिन बताऊंगा फिर। ठीक है बेटा, अगले दिन सेम टाइम। क्लास की टाइमिंग यही 4 बजे होगी टीटीएस में। जिसको आना है बेटा वो आप आइएगा। और मैं बताऊं कि टाइमिंग जिनका बेटा 90 आप व्हाट्सएप कर देना अपना नंबर की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है ना बेटा? Okay, sir. या अगर किसी